नमस्कार सभी को। एंड हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। अब आप पूछोगे कि सर ये डॉट्स कहाँ से आ गए, स्कूल में गेम खेला करते थे। तो कुछ वैसी गेम खेलेंगे आज अपन। मेनली इंटेंशन ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप पिछले नहीं नहीं करके 4-5 साल के पेपर देख लोगे तो यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग मैपिंग क्वेश्चंस, राइट? सो दे हैव बीन आस्किंग लोकेशंस लाइक सूरत, they've been asking locations like Masulipattnam, asking history related to Pondicherry, asking history related to Hooghly, Balasore. So अगर हमें थीमेटिकली याद रखना है, बिकॉज वी हैव अराउंड लाइक नो 1 आध घंटा हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम सिग्निफिकेंट सेंटर्स को याद रखने की एक टेक्निक या एक फॉर्मेट देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ सूरत के बारे में हमें पता चलता है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी का अगर आप पीवाईक्यू का पैटर्न देख लोगे तो यूपीएससी ने इसमें सवाल पूछे हुए हैं। जैसे पौंडीचेरी के ऊपर एक सवाल आया था ये कुछ साल पहले, जहाँ ये पूछा गया था कि भाई पौंडीचेरी के बारे में बताइए, और बताने के दृष्टिकोण से आपको यूपीएससी हैड आस्क कि पौंडीचेरी को सबसे पहले किसने कैप्चर किया था, राइट? उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन उसने पूछ दिया कि भाई फ्रेंच कब आए थे। तीसरा पूछ दिया कि इंग्लिश कभी ऑक्यूपाई करते ही नहीं है पौंडीचेरी को। अब इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर। सो देर आर अराउंड 15 to 20 लोकेशंस इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से, मॉडर्न हिस्ट्री से, उसे हम लोग को याद रखना है। एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सी लोकेशंस है। जैसे मैं सूरत से बात करूंगा, एक थीमेटिकली आप मैपिंग करिए और आप सोचिए कि सूरत के बारे में फ्रॉम एंशिएंट टू मिडीवल विच पावर्स हैव रिटन अबाउट सूरत, which rulers were once upon a time controlling the region of Surat. सूरत एज अ पोर्ट और द कोस्टल एरिया। समझ में आया कि नहीं आपको? तो पहली चीज हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इज देर आर 10 to 15 प्लेसेस इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में हमें एक आइडिया रहना चाहिए। अब आप एक एक करके बताएंगे कि सूरत के अंदर एंशिएंट पीरियड में विच डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी जिसने सूरत के ऊपर लड़ाई की थी या सूरत के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया था, सूरत को लेके, या सूरत वाला जो कोस्टल एरिया उसको लेके संघर्ष हुआ था। सतवाहनास के बारे में सुना होगा सबने। सतवाहनास हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टर्न क्षत्रप्स। वेस्टर्न क्षत्रप्स वर रूलिंग ओवर गुजरात रीजन एंड द सतवाहनास वर रूलिंग इन डेक्कन. That was the very first instances that the coastal area, precisely the west coast of this country, had a conflict. यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐतिहासिक रूप में यहाँ एक गड़बड़ हुई थी। सेकेंडली, सूरत के बारे में हमें दूसरा क्या पता चलता है? सूरत के बाजू में ऊपर एक भरूच करके जगह आई हुई है जिसको ब्रोच कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस ब्रिगकच्छ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस, थर्ड नेम, बेरीगाजा। Who wrote about Berigaza? Acha, there is a unknown Greek sailor who wrote about India and the ports of the India somewhere in the 2nd century BC or post-Mauryan period. The name of that book? Periplus of the Erythraean Sea, exactly. किसने लिखी थी? पता नहीं। अच्छी बात है ना, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप देखोगे तो मैपिंग सेंट्रिक आते हैं, बुक्स के नाम आते हैं, ऑथर्स के नाम आते हैं। मज़े की बात यह है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी के अंदर गुजरात और सूरत के समुद्र किनारे के बारे में मेंशन किया गया। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ऐसी सब फैक्चुअल चीज़ें क्यों याद रखनी, तो 2 years बैक इफ यू सी अ क्वेश्चन जहाँ पूछा गया था कि सोमनाथ मंदिर के बारे में इबन बतूता के द्वारा क्या लिखा गया है या अल बरूनी के बारे में क्या लिखा गया था। अवेयर अबाउट अ क्वेश्चन, यू सी द PYQs, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे। So whatever places that are in news or even that are not in news, okay, historical connections के साथ जुड़ी हुई, उनकी आर्कियोलॉजी और उनकी लिटरेचर के ऊपर से सवाल आते हैं। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ एंशिएंट से लेके मॉडर्न पीरियड तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके साथ जुड़ी हुई है वो हमें पता चले। तो सूरत में हम लोग सेकेंड चीज़ लिखेंगे क्या सूरत एंड भरूच कोस्ट को लेके? दैट इज द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी। Who wrote it? Unknown Greek sailor. Unknown Greek sailor ने क्या बताया था? What he wrote actually about it? अच्छा, NCERT नहीं पढ़ी सब लोगों ने, ऐसे ही आ गए। अभी 2 महीने प्रीलिम्स के बाकी है, कम से कम NCERT तो देख के आया करो।
he is writing about the dredging or he is writing about the navigating in the Gulf of Khambat. So second important fact is about the Gulf. समझ में आया कि नहीं आपको? कैम्बे कहते हैं ना इसको, या खंबात कहते हैं, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं उसको? द ब्रिटिश एक्चुअली कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ कैम्बे. उसने भी उस पीरियड के अंदर बताया कि भाई वी एक्चुअली ट्रैवल फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबात एंड देन वी इवेंचुअली पास इट आउट. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट. थर्ड, चलो सूरत के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं. सूरत और भरूच वाला रीजन मेनली हम दोनों को साथ में देखेंगे. गुप्ता पीरियड के अंदर इसके मेंशन है कहीं पे? व्हाट इज द मेंशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्ट ऑफ ब्रोच एज सच इन द गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड कब था बाय द वे? समवेयर अराउंड 330 टू 550 CE. 350 या 330 से 320 से शुरू करेंगे और 550 तक चलेगा. मेनली इस पीरियड के अंदर थे, उसके पहले भी हुआ करते थे. गुप्ता से क्या पता चलता है हमें ब्रोच एंड सूरत के बारे में? बताइए. राइट डाउन, थोड़ा हैंड्स ऑन कसरत कर दीजिए. आंखों की, हाथ की, दिमाग की, सब चलेगा. ट्रेड चलेगा, पर किसके साथ ट्रेड चलता था? ब्रोच वॉज ए एरिया और ब्रोच एज अ पोर्ट टाउन वॉज यूज्ड फॉर दी ट्रेड विथ वेस्ट एशिया एंड द रोमन एम्पायर. सो तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए ये हो जाती है. चौथी, उसके बाद वाले पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो सूरत एंड ब्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली मिडीवल या मिडीवल फैक्ट के अंदर इंक्लूड करें हम, तो व्हाट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी गेट? बताओ. चौथी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पता चलती है? एक एक करके डॉट्स के बारे में देख लीजिए. मैं आपको किताबों के अंदर से ही बता रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग यू और आई एम टॉलिंग यू समथिंग जो बाहर है, आउट ऑफ द स्कोप है या कहीं फैक्चुअल लेके आए. मिडीवल के अंदर सल्तनत पीरियड के अंदर से कुछ पता चलता है हमें? व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट? सल्तनत पीरियड में, सॉरी, सोलंकीस के द्वारा, यादव्स के मेंशन में से. ऐसा सूरत ब्रोच के सेंट्रिक इंफॉर्मेशन कम है, बट समवेयर इन द मिडीवल पीरियड वी विल सी कि जब सल्तनत से दिल्ली या मुगल्स की शुरुआत हुई ट्रांजिशन में, तब तक सूरत वॉज नोन फॉर वन सच थिंग दैट इज नोन एज हुंडी. हुंडी के बारे में कितने लोग को पता है? हुंडी वॉज अ काइंड ऑफ अ लेटर ऑफ एक्सचेंज, या आप देखोगे वो कैश चेक के रूप में क्रेडिट नोट दिया जाता था. और सूरत की हुंडी सबसे ज़्यादा चलती थी यूरोप में. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि सूरत लेटर ऑन बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स बाय द मुगल्स. किसने कैप्चर किया था मुगलों में? सूरत को किसने कैप्चर किया था मुगल में? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां. अकबर. विच पीरियड? सॉरी, 1575. सो अकबर कैप्चर्ड गुजरात इन 1568 या 1568 से 70 के ट्रांजिशन में, और उसी दौर में ही वॉज एबल टू कंट्रोल दिस पोर्ट ऑफ सूरत. ओके, एक ये बात हो गई. इसके बाद हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली सूरत में कौन आ गया? पोर्चुगीज. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द सूरत एज अ पोर्ट टाउन वॉज द कंट्रोल ऑफ द पोर्चुगीज. उसके बाद आप नेक्स्ट पीरियड के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो सूरत की जो इम्पोर्टेंस निकल के आई वो 1600s में आती है, क्योंकि अलॉन्ग विथ पोर्चुगीज अदर यूरोपियंस ऑल्सो ज्वाइंट. हु केम? फ्रेंच. फ्रेंच तो बेटा बहुत बाद में आया है. पीछे से कोई? हाँ, डच ने कब बनाई थी फैक्ट्री सूरत के अंदर? गरबा चालू है ना सबका. डच came to India before the British, but they did not came to Surat first. They were very smart boy. Where they went? डच लोग गोवा चले गए. ठीक है. अरे यार भाई यार, यहाँ तो एक सवाल के अंदर ही यहाँ लोचा हो रहा है. अभी तो एक जगह पड़ी है, मैं तो 5-10 जगहों का प्लान करके आया था आज. डच वर दी वंस हु वेंट टू मसूलीपट्टनम फर्स्ट. ओके, बट बिफोर दैट सूरत के अंदर आप देखें तो पोर्चुगीज के बाद जो ब्रिटिश थे वो पहले एंट्री करने की कोशिश करेंगे. ब्रिटिश केम आफ्टर द डच, यू नो दिस ना. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इतिहास पता है, पहला कौन आया, बाद में कौन आया, तीसरा कौन आया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मैं आपको एक ही जगह से, मैं आपको एंशिएंट से लेके मॉडर्न पीरियड तक पूरा मैपिंग करवाऊंगा। मैं 5-10 जगह लेके आया हूँ, फिर उसके बाद और भी डिस्कशन करेंगे कनेक्टिंग डॉट्स के अंदर। तो डच आ गए थे 1602 में, कंपनी बन गई थी। अंग्रेजों की कंपनी उससे भी 3 साल पहले बनी थी 1599 में। बट द डच एस्टैब्लिश्ड देयर बेस इन सूरत इन 1616, where the British came to Surat in 1608. They had a resistance with Portuguese. So then Hawkins came, और Hawkins गया किसके कोर्ट में? Second important part, who were contemporaries of each other. कौन किसका कंटेम्पररी है मिडिवल इंडिया के अंदर, राजाओं के अंदर? वास्को डी गामा आया तब मुगल राजा कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं। बस यही तो मजा आ गई ना मेरे को। सब ताली बजा दो अपने लिए। बाबर भाई आया 1526 के अंदर। ये दोपहर को हलवा भारी पड़ गया है सबको। पूरी थी, हलवा था, खाने में था ना। हाँ। यही तो मजा है ना इतिहास की। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिस्ट्री इज कि व्हेन यू स्टडी द मैपिंग, प्लीज रीड द कंटेम्पररी डायनेस्टीज एंड द नेम ऑफ द किंग्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड द रूलर्स, जब आप उसके साथ थीमेटिकली कनेक्ट कर पाओगे। मैं आपको करवाऊंगा, चिंता मत करिए। आज कोई हम बहुत सारे टॉपिक्स को खाली मैं आपको मैपिंग बेस खाली तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको डायरेक्शन देना है कि भाई 1 घंटे में हम लोग एक ही टॉपिक में से कितना जिस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे? सूरत के अंदर थे। सूरत के तहत, अच्छा भैया आप भी आए हो, दिविज, बढ़िया, दिविज ना? हाँ बढ़िया सर, ठीक है। तो इनको पहचान गया मैं, 1 साल के बाद मिला, पर है ना, गॉट माई आइज ऑन यू, देखिएगा सर। तो सूरत की कहानी थी। सूरत में पोर्चुगीज और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई। वो लड़ाई कहाँ पे होती है? द बैटल ऑफ स्वाली, दैट वॉज नियर सूरत ओनली। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ स्वाली, द ब्रिटिश वर एबल टू गेट द परमिट टू ओपन अप द फैक्ट्री। कौन था लीडर? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट द फैक्ट्री बेस इन सूरत? Hawkins was not able to get the permission, my friend. Third important fact, वो तो कैप्टन बेस्ट ने तो हराया था पोर्चुगीज को। सूरत का पहला प्रेसिडेंट था थॉमस एल्डवर्थ। प्लीज रिमेंबर द नेम। आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड, फिर 3 नाम आते हैं यूपीएससी के द्वारा, और पूछा जाता है कि दे वर ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट, दे वर ग्रेट पेंटर्स, एक आता है क्या आता है कि दे वर मैथमेटिशियंस वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्टर्स इन इंडिया। तो एल्डवर्थ वॉज द पर्सन जिसने, वी विल सी, कि सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री मतलब उसने सेटअप किया 1613 के अंदर। उसके बाद सूरत की कहानी को आगे देखते हैं। हु वॉज द नेक्स्ट, बेसिकली जो सूरत के अंदर आया तो 1616 में डच आ गया। सो सूरत बिकेम अ सेंटर फॉर द डच सेटलमेंट एज वेल। पोर्चुगीज तो को हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, देन द डच केम। Later on, what happened in 1625? The British were thrown out from Surat. Who threw them out? 4 ऑप्शन दे देंगे: हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। जहांगीर was ruling from 1607 to 1627, 1605 to 1627, and that is one of the reasons 1625 में जहांगीर ने पोर्चुगीज अंग्रेजों को भगा दिया सूरत से। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गई सूरत के पॉइंट ऑफ से। नेक्स्ट फैक्ट रिगार्डिंग सूरत हम क्या ऐड करेंगे? व्हाट विल बी द नेक्स्ट फैक्ट दैट यू विल बी रिकॉलिंग अबाउट द सूरत? उसके बाद 1616 में डच आए थे, मैंने बताया आपको। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सूरत इज शिवाजी महाराज अटैक ऑन सूरत। कब हुआ? 1664 के अंदर, 1664 में, when he was fighting against the Mughals। औरंगजेब के सामने जब लड़ाई हो रही थी, तो सूरत became a point where the whole city was destroyed because मराठास ने रेड किया था to destroy the Mughal economy, and that is one of the reasons we'll see कि सूरत की importance के अंदर मराठास भी आ जाएंगे। नेक्स्ट, सूरत के अंदर 1664 में रेड के बाद 3 साल के बाद सूरत में कौन आया? द फ्रेंच केम। Who was the person? फ्रांसिस कैरोन। नाम याद रहना चाहिए आपको। अभी जितना लिख दोगे उतना ही एक ही थीम के अंदर आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद सूरत की इंडियन हिस्ट्री के अंदर जगह प्लेसेस के अंदर देखोगे
तो अगेन द मराठास रेडेड 1674 बिफोर छत्रपति's coronation. द मराठा रेड ऑफ सूरत सेकेंड टाइम टुक प्लेस 1670 से 74 के बीच में हुआ था, बट 74 हम मोटे मोटे तौर के ऊपर गिनते हैं. बाय द वे यूपीएससी की एक खासियत बहुत अच्छी है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है उसमें ईयर सेंट्रिक क्वेश्चन कम आते हैं कि 1517 में ही ये घटना बनी या 1515 में ही बनी, क्योंकि कभी कभी बुक्स में भी वेरिएशंस होता है 1-2 साल का. अंडरस्टूड. उसके बाद देखिए 1674 के बाद ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि द ब्रिटिश आफ्टर द कंजिक्यूटिव मराठा रेड्स रियलाइज दिस पार्ट कि सूरत में कुछ रखा नहीं है. तो कहाँ चले गए? दे शिफ्टेड देयर बेस एट बॉम्बे. वाई बॉम्बे? बिकॉज इन द बैकग्राउंड इन 1668 दे रिसीव्ड बॉम्बे एज अ गिफ्ट. समझ गए? तो उसके बाद सूरत की इंपॉर्टेंस क्या होगी? डिक्लाइन होगी. सूरत फिर चर्चा में कब आएगा? When it will come into the picture? Next. बहादुर शाह को सूरत वाला चैप्टर का नहीं देखते हैं, वो दमन के साथ देखते हैं. दमन इज 100 किलोमीटर फ्रॉम सूरत. दैट्स अ सेकेंडरी थिंग. ओके, बताओ और बोलो सूरत. अच्छा, हाउ मेनी यू आर अवेयर अबाउट द ट्राइबल पीजेंट एंड द सिविलियन एजिटेशंस? रिवेलियंस हुए थे बहुत सारे, सबको पता है. सबसे बोरिंग टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. सबको बोरिंग लगता है ना वो टॉपिक, कोई पढ़ के ही नहीं जाता है. अगर मैं आपको एक टॉपिक बताऊं, सूरत सॉल्ट एजिटेशन, किसने लोगों ने पढ़ा है? एंड व्हाई इट टुक प्लेस? दांडी मार्च नहीं बता रहा हूं. लोगों को लगा नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था. नो, दैट्स अ वेरी सेकेंडरी थिंग. ओके, दैट टुक प्लेस इन 1930. उससे 100 साल पहले साहब सूरत के अंदर नमक के लिए एजिटेशन हुआ था. हु वाज द गवर्नर एट दैट टाइम? हाँ कौन था बोलो? बैटरी डाउन हो गई सभी. देखो, आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू अराउंड माय फ्रेंड. आई एम जस्ट, आज के हमारा सेशन का नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स. समझे कि नहीं समझे? देखो, हिस्ट्री में आप लोग को लग रहा है कि सबकी सब फैक्ट्स है. एक्चुअली ये फैक्ट्स को थीमेटिकली याद रखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि भाई अच्छा, इसके कंटेम्प्रेरी में ये बंदा था, इसके कंटेम्प्रेरी में ये हुआ था, इसने ये कुछ एक्शंस लिए थे, इसके कारण ये हुआ. इसी में कंफ्यूजन होता है ना. तो वो हम लोग आज आपको, देखो 1 घंटे में तो पूरी की पूरी पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी. बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है. सूरत में नमक एजिटेशन क्यों हुआ था, उसके पीछे का एक कारण है. 1930 में गांधी जो कर रहे हैं वो तो सिविल डिसोबीडियंस था, उससे एग्जैक्टली 100 ईयर्स पहले. अच्छी बात यह है कि 1833 के 34 के बीच में जब एजिटेशन हुआ उसमें कोई लीडर नहीं था, वरना उनका भी 2-4 का नाम याद रखना पड़ता. नॉर्मली क्या होता है कि सत्याग्रह में हम रट्टा मारते हैं कि भाई मालाबार सत्याग्रह में फलाने व्यक्ति थे, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ ये लोग जुड़े हुए थे. तो सूरत 1830s में भी चर्चा में आएगा, याद रहेगा सबको. नेक्स्ट, सूरत के पॉइंट ऑफ से क्या याद रखेंगे? नेक्स्ट, अभी मैंने बताया दांडी मार्च, क्योंकि दांडी मार्च वी विल सी वो सूरत के होते हुए गांधी ने द्वारा 1930 में ये किया गया था. समझे? उसके पहले सूरत में, थैंक यू वेरी मच, सूरत में एक कांड हो गया था कांग्रेस को लेके. व्हाट हैपेंड? जूता पड़ गया था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हुई थी. दैट इज ए सूरत स्प्लिट. तो मेन इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहां आपको एक शहर के बारे में मैंने बताया जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के रूप में देखा गया. अंडरस्टूड दिस पार्ट? इसको कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स. Every time wherever any event is taking place, please remember the name of the person who is associated in the background. 1830 में, अब मैंने आपको बेंटिक कह दिया, आपको थीम समझ में आ गई. आप पढ़ोगे तो किताब में नहीं लिखा होगा, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के देख लो तो सूरत सॉल्ट एजिटेशन के बारे में आप पढ़ोगे, 2 लाइन लिखी होगी. कहीं पे ये नहीं लिखा कि विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर था. सॉल्ट ड्यूटीज को लेके ही मैटर थी ये, बाय द वे, बट नेवर एवर इन द बुक इट इज बीइंग रिटन डाउन. बट नाउ द क्वेश्चन विल कम कि ड्यूरिंग द सॉल्ट एजिटेशन ऑफ सूरत, वो तो पूछेगा भी नहीं हु वाज द देन गवर्नर जनरल. तो आपको पहली चीज समझ में आ रही थी कि नमक को लेके जो था वो दांडी मार्च नहीं था, वो दूसरा है. ठीक है, आधे लोग तो वहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं. सूरत समझ में आया सबको? चलो, मसूलीपट्टनम. व्हाट इज
मैंने बाय द वे थोड़ी बहुत स्लाइड्स बनवाई थी, पर मेरे को लगा कि आपकी बैटरी डाउन है, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आपको कनेक्टिंग द डॉट्स डिस्कशंस करते हुए आपको थीमेटिकली बताता हूँ। मसूलीपट्टनम के बारे में हिस्टोरिकल सोर्स या लिटरेचर में कहाँ मेंशन किया गया है, तो फिर से वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी याद आया। किसने लिखी? अब तो सबको याद रहेगा। उसने एक मसालिया कंट्री करके एक जगह बताई है, मसौलियस या मसालिया, तो वहाँ से वी विल सी कि उसने बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में लिखा है। बाय द वे पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी के ऊपर देख लीजिएगा, उसने जितने भी पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन लिखा है वहाँ से हर साल सवाल आता है। पिछली बार आया था पुहार, मुजीरी, एंड दूसरा था आपका करकई और कोई पोर्ट पूछ दिया था, पर पूछा था कि ये कौन से पोर्ट का नाम है। या घंटशाला पूछ दिया था 2 साल पहले कि कदूरा, घंटशाला, चौल, ये सब क्या है। सो मेजोरिटी ऑफ द पोर्ट्स दैट वर एग्जिस्टिंग इन द एंशिएंट एरा समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न टू गुप्ता पीरियड हैज़ बीन हाईलाइटेड इन दिस बुक ओनली। बाकी सब में आपको स्केटर्ड मिलेगा। मसूलीपट्टनम की इंपॉर्टेंस एक तो वहाँ पे आपको मिलती है सतवाहना पीरियड के अंदर से। सो इट यूज टू एग्जिस्ट राइट फ्रॉम द सतवाहना पीरियड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मसूलीपट्टनम को अगर आप मिडिवल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ना देखते हुए थोड़ा बहुत आप मतलब है ना एंशिएंट से मिडिवल और मिडिवल से ट्रांजिशन पीरियड में देखें, मॉडर्न पीरियड में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको मिलती है। विच वॉज द फर्स्ट कॉलोनियल पावर टू एंटर इनटू मसूलीपट्टनम? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और इंग्लिश? अच्छा, डच सबसे पहले गए थे, अंग्रेज नहीं गए थे? पक्का? अच्छा, कौन से साल में गए थे फिर? अच्छा, आपको वो असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ देगा, पता है आपको? 4 कॉलोनियल पावर्स को बोले मसूलीपट्टनम में एंट्रेंस को बताइए, उसमें ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और इंग्लिश, और उसके बाद आपको बोला है कि सीक्वेंस में सेट करो, तो क्या करोगे? डच कब आए थे? 1602 में आए। मसूलीपट्टनम में कब आए थे? थीमेटिकली देखो, ये सब आपको अभी फैक्ट्स याद रखने हैं, पीटी आ जाएगी अभी है 2 महीने के बाद। अब आप पूछोगे कि सर याद नहीं रह रहा, इट डजंट मैटर, थीमेटिकली ऐसे याद रख दो। 1605 में तो डच एंटर्ड राइट मसूलीपट्टनम। उसके बाद देखोगे ब्रिटिश कब आए? 1611 में द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू मसूलीपट्टनम। उसके बाद नेक्स्ट देखोगे मसूलीपट्टनम के अंदर जो थर्ड डेवलपमेंट हुआ वो कब होता है? फ्रेंच आते हैं या डेन्स भी आएंगे? ओके, डेन्स नहीं आएंगे, डेनिश लोग, उनकी प्रेजेंस थी बट हमारे लिए एकेडमिकली ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंच देख लो कब आते हैं? 1668, 1669 राइट। तो ये तो 3-4 कॉलोनियल पावर मसूलीपट्टनम के पॉइंट ऑफ से हुए। अब मसूलीपट्टनम की कल्चरल इंपॉर्टेंस देख लो। मसूलीपट्टनम इज नोन फॉर वन सिंगल पेंटिंग जिसको जीआई टैग भी है, दैट इज कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग जो है, पता है ना सबको कल्चर। सो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट, क्योंकि यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर, मिडिवल सबका खिचड़ी करके एक स्टेटमेंट पूछ देगा, 3 स्टेटमेंट, फिर 1 ओनली, 2 ओनली, एंड देन वी विल सी कि हम कंफ्यूज रहेंगे। मसूलीपट्टनम इज नोन फॉर द पर्शियन स्टाइल ऑफ कलमकारी पेंटिंग्स। पर्शियन स्टाइल क्यों? वाई पर्शियन स्टाइल? क्योंकि कलमकारी में एक और पेंटिंग है जिसमें इंडियन थीम्स ऑफ पेंटिंग बनते हैं, वो मसूलीपट्टनम के नज़दीक में ही वी विल कम टू नो की एक जगह मिलेगी जिसका नाम है श्रीकलाहस्तम। तो विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री, द प्लेस श्रीकलाहस्तम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स? देन दे विल आस्क यू 2-3 स्टेटमेंट और गरबा चालू सबका। तो थर्ड यू विल फाइंड कि ये 2 जगह हो गई आपके हिसाब से। मसूलीपट्टनम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मसूलीपट्टनम का एक और नाम है जिसका नाम है मछलीपट्टनम। अब आपको पूछेगा कि मसूलीपट्टनम में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया पॉलिटिकली, कुतुब शाही, निज़ाम शाही, आदिल शाही या इमाद शाही? बोलिए, विच वॉज द कैपिटल ऑफ इमाद शाही? विच वॉज द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाही? अच्छा, बाय द वे, वेयर इज मसूलीपट्टनम लोकेटेड? ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट? देखो आधे लोग वेस्ट कोस्ट कह रहे हैं, ओ माय गॉड। क्या करोगे यार? हाँ, इट्स लोकेटेड इन आंध्र, ईस्ट कोस्ट माय फ्रेंड।
ईस्ट कोस्ट के अंदर सबसे नज़दीक में कोई डायनेस्टी होगी, ज़्यादातर ये शाही से आप देखोगे तो वेस्ट से लेके सेंट्रल में है। जैसे बीजापुर है ना, आदिल शाही डायनेस्टी का, वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा नज़दीक है या वेस्ट की तरफ है? वेस्ट की तरफ। गोलकोंडा, दैट इज़ द कुतुब शाही डायनेस्टी, यूज्ड टू बी द कंट्रोलर ऑफ मसूलीपट्टनम। British got first access into Masulipatam in 1611, but then they got a golden farman. Which year? हाय मोरी मैया, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा दोगे यार। 1632, हाँ 500 पगोडास, यस 500 पगोडा मिला था, पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ इसके लिए सर, ठीक है ना। आप मुझे पूछोगे कि सर ये मास्टर फैक्ट, क्योंकि फैक्ट के ऊपर से ही सवाल आता है। इफ़ यू सी द क्वेश्चंस, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ वरना फिर आपको लोड आ जाएगा। बट कहने की बात यह है कि अगर आप कोई भी पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर्स का, तो पूछा जाएगा गोवा कब कैप्चर किए, पूछा जाएगा कि मसूलीपट्टनम में कब पहुँचे, उड़ीसा में ब्रिटिश कब पहुँचे, मद्रास में वी विल सी कि ब्रिटिश की एंट्री या फ्रेंच की एंट्री, या करेक्ट नॉट करेक्ट कैसे आए। मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, मुझे आपको खाली लोकेशंस दिखानी है। अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट? वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द एग्जैक्टली क्वेश्चंस, बट वी आर जस्ट एबल गोइंग टू डिस्कस कि विच आर द लोकेशंस जिसको बेस बनाया था, कब, किसके द्वारा, कौन से दौर के अंदर। तो सूरत एंड मसूलीपट्टनम आर द टू प्लेसेस वेयर मैक्सिमम कॉलोनियल पावर्स डिजायर टू ओपन देयर फैक्ट्री, राइट। आप देखोगे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सब के सब लोग यहाँ पे ही आए ना। इसके सिवाय जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर कहीं ना कहीं देखने को मिला इंडियन हिस्ट्री को लेके, वो था द रीजन ऑफ कोची। अब कोची के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू सी द हिस्ट्री, विच वॉज द फर्स्ट कॉलोनियल पावर टू ऑक्यूपाई कोची? पोर्चुगीज। हु वॉज द पर्सन जिसने कोची के ऊपर पहला अपना कॉन्क्वेस्ट किया? वास्को, अल्बुकर्क, अल्मेडा? अल्मेडा। देन व्हाट वाज वास्को डूइंग? वास्को वॉज कंटेम्पररी टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स? फिर वो आता है ना, सवाल आया था 2 साल पहले। व्हेन वास्को केम टू इंडिया, which of the following dynasties were ruling over Vijayanagar? Sulva, Tulva, the Sangam dynasty or Araivadu dynasty? Which dynasty was ruling? मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ राजा का, यूपीएससी ने तो नाम भी पूछ दिया था आपको। तुलवा डायनेस्टी, अच्छा तुलवा डायनेस्टी थे। तो नरसिम्हा राव कौन सी डायनेस्टी से थे? देखो यही तो प्रॉब्लम है ना। देखो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे, प्लीज़ मेक श्योर कि यू रिमेंबर द कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज एंड द नेम ऑफ द रूलर्स एवरी टाइम, या कुछ ना कुछ उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखते रहिएगा, वरना क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा आपसे। नेक्स्ट टाइम गोवा के ऊपर आपको सवाल आएगा, जैसे इस बार आ गया था कि भाई गोवा वॉज कैप्चर फ्रॉम बीजापुर, मतलब जो अभी मैंने आपको PYQ बताया, ये वाला सर, ठीक है ना। द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा इन 1499। अब वास्को आया 1498 में, 1 साल के अंदर कैसे गोवा कैप्चर कर देगा? तो बीजापुर के थ्रू उसने गोवा कैप्चर किया था, उसमें किसने हेल्प ली थी? नेक्स्ट टाइम आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दे विल आस्क यू कि व्हेन द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स हेल्प्ड द पोर्चुगीज? तो इट वॉज महाराजा कृष्णदेव राय, राइट सर, ठीक है ना। तो उस कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर आपको ये लोकेशंस भी देखनी है, और लोकेशंस के साथ साथ यू आर ऑल्सो सपोज टू अंडरस्टैंड द प्लेसेस जो कंटिन्यूसली आपको न्यूज़ के अंदर देखने को मिलती रहेगी। अंडरस्टूड? तो हम लोग कोची के बारे में बात कर रहे थे, राइट। कोची के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू सी द वेरी फर्स्ट फैक्ट्री दैट वाज बिल्ट इन कोची वाज डन बाय अल्बुकर्क। अब आप पूछोगे कि अल्बुकर्क वाज द गवर्नर एंड द वाइसरॉय ऑफ द पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, राइट। वो अल्बुकर्क जब 1509 के अंदर गवर्नर के रूप में उभर के आया, उसके पहले मिलिट्री कमांडर था। सो ही बिल्ट अ फोर्ट कॉल्ड एज फोर्ट इमैनुअल। अब आप पूछोगे कि ऐसा नाम क्यों रखा? ब्रिटिश का मद्रास में फोर्ट का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। अच्छा, हु वाज जॉर्ज? अच्छा, किंग थे,
तो सेंट क्यों लगाया आगे? राजा के आगे संत थोड़ी लगाते हैं, वो मिशनरी सर है ना, वेल्श मिशनरी हुआ करते थे। खैर, वैसे ही यहाँ इमैनुअल लगाया तो कोई ना कोई होगा। हु इज इमैनुअल? सोचिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोची के ऊपर से आएगा तब क्या करोगे? मैं आपको खाली पीवाईक्यू से लिंकेज बता रहा हूँ। यूपीएससी हमेशा पीवाईक्यू आधारित जो प्लेसेस इन न्यूज़ होती है उसके ऊपर बैकवर्ड क्वेश्चंस पूछता है लिंकेजेस करके। इमैनुअल वॉज द किंग जिसके समय पे वास्को डी गामा इंडिया में आया था। आपने हेनरी द नेविगेटर का नाम सुना होगा ना सबने। हेनरी द नेविगेटर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने काइंड ऑफ पेट्रोनेट दिया था पोर्चुगीज़ को कि भाई तुम जाओ अब दुनिया जीत के आना, पत्रकार पोपटलाल की तरह के दुनिया हिला देना। बट समहाउ हेनरी द नेविगेटर कुड नॉट लिव टू द डे that he can see the Portuguese coming to India. Emmanuel was the person who was the ruler of Portuguese, and that is one of the reasons the very first fort that the Portuguese opened in India was named after Emmanuel. समझ में आया आपको? वैसे ही पोर्चुगीज़ की कन्नौर में एक जगह है, कैलीकट में एक जगह है। The very first factory that the Portuguese opened in Kochi or in South India, that was not in Kochi but in Calicut. But somehow you will realize the place of Calicut was left by the Portuguese. क्यों छोड़ दी थी उन्होंने? मज़ा नहीं आ रही थी ऐसा? क्यों छोड़ दी थी पोर्चुगीज ने? कैलीकट किसने कैप्चर किया था? चलो, वास्को डी गामा ने या इसका अल्बुकर्क ने, अल्मेडा ने, नूनो डी कुन्हा ने, किसने किया था? पेड्रो अल्वारेस कब्राल का नाम सुना है किसी ने? Cabral was the one who first captured Calicut. तो that is a second important fact for us, क्योंकि वहाँ से backward questions आएंगे आपको linkages के अंदर। I'm just showing you the direction कि भी हिस्ट्री के अंदर आपको यूपीएससी आजकल क्या पूछ रहा है, वो हैशटैग डेप्थ पूछ रहा है। 3-4 स्टेटमेंट इकट्ठा करके इतने सारे रूलर्स के नाम दे देता है, जगह का नाम देता है, प्लेस का नाम देता है, और हमें याद ही नहीं रहता। तो आपको थीमेटिकली याद रखना है, समझे? कोची के कंटेक्स्ट में हम चौथी चीज़ क्या याद रखेंगे? कोची कैलीकट के कंटेक्स्ट में वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोची बिकेम द फर्स्ट पोर्चुगीज हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। इनफैक्ट कोची वॉज द प्लेस जहाँ यूरोपियंस ने मिडिवल एरा में आने के बाद सबसे पहला अपना चर्च भी बनाया 1510। दैट इज ऑल्सो कल्चरल इम्पोर्टेंस। इस कोची के कंटेक्स्ट में हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि over a period of time the Portuguese shifted the capital from Kochi to Goa. Who was the governor? Who was the governor who shifted the capital from Goa? Nuno de Cunha was the governor जिसके कार्यकाल में ये हुआ था। Did Portuguese continue to rule over Kochi throughout their life or throughout their tenure in India? Yeah, who was the power that replaced the Portuguese in Kochi? इंग्लिश, फ्रेंच, डच और डेन्स। कोची के अंदर कौन से यूरोपीय शक्ति ने पोर्चुगीज़ को रिप्लेस किया था, या डच पोर्चुगीज़ को रिप्लेस किया था? डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है या डेन्स है? कितने लोग थे? फ्रेंच थे। ठीक है, कौन सा आता है? बोलो ना यार थोड़ा, लेट्स बी इंटरेक्टिव। सबको नींद आ रही है, छोड़ दे पढ़ाना। हाँ, डच लग रहा है, और तो वहाँ तो -2.6 हो जाएगा भाई। यहाँ तो तुम डच लग रहा है ऐसा बोल दोगे तो भी चलेगा, पर वहाँ क्या होगा? व्हाट विल हैपन? बताओ। फ्रेंच कैप्चर्ड। थोड़ा गूगल कर देते इतने टाइम में यार। द फ्रेंच नेवर वेंचर्ड आउट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एक्सेप्ट एट माहे। समझे कि नहीं समझे? कोची वॉज कैप्चर्ड बाय द डच पीपल इन 1663। देन लेटर ऑन कोची में डचों ने भी अपना एक फोर्ट बनाया। बोले ये पोर्चुगीज बना सकते, हम क्यों ना बना? मज़े की बात थी कि उनके राजा का नाम भी विलियम था। तो एक फोर्ट विलियम हमको कलकत्ता में तो मिलता ही है जो ब्रिटिश ने बनाया, और दूसरा फोर्ट विलियम यहाँ कोची में मिलता है। वो आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ये सब फोर्ट्स के नाम याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स का नाम याद रखना। यूपीएससी ऑलरेडी आस्क यू। मैं आपको पीवाईक्यू दिखा सकता हूँ, बट आई डोंट, मतलब उसके ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं उतना डेप्थ में, बट खाली बता रहा हूँ। तो कोची याद रहेगा सबको, मसूलीपट्टनम याद रहेगा, सूरत याद रहेगा। चलो छोड़ दो, अब बालासोर में चले जाते हैं।
बालासोर, बालेश्वर, जिले का नाम बदला अभी, बदला ना गवर्नमेंट ने, पता है ना करंट अफेयर्स। पिछले साल देयर वाज अ ट्रेन एक्सीडेंट एज वेल, मैनी पीपल लॉस्ट द लाइफ, दुखद घटना थी। विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू एंटर इनटू बालासोर? पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश और डेन्स और होमसोएवर। बालासोर में कौन गया था? कौन गया था बोलो, पीछे वाले कोई तो बोल दो। उधर वो मोबाइल देख रहे हैं यार, कुछ तो बोलो। गूगल करके बोल दो यार, थोड़ी तो मर्यादा रखो यार। बोला यार आप सबकी बैटरी डाउन हो गई है यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ गूगल करके देख के बता दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई बालासोर वर द फ्रेंच। आते हैं ना ऐसे सवाल, यू सॉ दैट ना। मैं खाली आज आपको यूरोपियन सेटलमेंट्स के अंदर से ही डिस्कशन करवा रहा हूँ, और सबसे धाकड़ टॉपिक है क्योंकि लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। बोले ये तो आता है या बिल्कुल नहीं आता, ऐसा नहीं। उसको थीमेटिकली याद रखो कि एक ही जगह पे कब कब कॉलोनाइजेशन किसने किया था, सेटलमेंट्स कौन किया था सबसे पहले? हाँ, नहीं याद है। अल्फोंसो अल्बुकर का नाम बताया अभी। ही वॉज द सेकेंड पोर्चुगीज वाइसरॉय गवर्नर after the establishment of Portuguese state. He captured Balasore somewhere in between the period of 1510 to 1515, 1513 के आसपास। Which was the contemporary dynasty at that time in Odisha? ईस्टर्न उड़ीसा में ईस्टर्न गंगास थे, वेस्टर्न गंगास थे, गजपतीस हुआ करते थे, or the local rulers, some regional kingdoms. Which was the dynasties? 1513 में Albuquerque was contemporary to Krishnadev Rai or not? Krishnadev Rai captured Odisha or not? He captured Odisha. वो गजपति राजौरण करके एक टाइटल किसने लिया था? गजबेटकरा किसने लिया था भाई? Who was कृष्णदेव राय? पता है ना सबको? अरे ऐसे देख रहा हो जैसे मतलब नाम मैं कहीं एलियन का ले रहा हूँ यार। शौक लग गया क्या किसी को? मतलब देखो हम तो क्या है बूट कैंप में, मतलब मैं आपको खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ कि देखो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड वन सिंगल प्लेस इन हिस्ट्री जहाँ से 10 सवाल मैं निकाल सकता हूँ। मैं और यूपीएससी भी यही करती है। अभी मैं आपको 3 4 10 क्वेश्चन निकालूंगा। विच वॉज द डायनेस्टी रूलिंग ओवर उड़ीसा एट दैट टाइम? गजपतीस थे। कृष्णदेव राय ने उनको डिफीट किया था, और इसी का ही फायदा किसने उठाया? अल्बुकर्क ने। काहे उठाया? क्योंकि वो कमज़ोर पड़े तो बोले बालासोर में दुकान बना दो। तो मिडिवल इंडिया को हमेशा यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखते रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहला चर्च पोर्चुगीज ने चलो कोची में बनाया। आगरा में किसके दौर में बना था? अकबर के टाइम पे बना था। फिर देन वी विल सी कि जहांगीर। अकबर के टाइम पे ही क्यों बना होगा? लॉजिक ऐसा लगाओगे कि दिस वाज द पीरियड वेयर अकबर ओपन अप द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज इबादत खाना। सो आफ्टर ओपनिंग द इबादत खाना ही कॉल्ड द जेसुइट मिशनरीज फ्रॉम पोर्चुगल, मतलब गोवा से, सस्ते वाले पोर्चुगल से। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चर्च वॉज इंस्टीट्यूटेड। तो इस तरह से आपके थीम क्लियर हो गए। अच्छा, हम बालासोर में थे। बालासोर में पहले कौन घुसे? पोर्चुगीज घुसे। सेकंड कौन आएगा बालासोर में? चलो, इंग्लिश आएंगे कि डच आएंगे? डच आएंगे। डच कब गए? 1658 में डच आए, 1658। ब्रिटिश 1633 में चले गए थे। वाई द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू द रीजन ऑफ बालासोर इन 1633 ओनली? Because by that time the region of Odisha was under the Mughal domination, and in 1615 Sir Thomas Roe, the English ambassador who came to the court of Jahangir, he got permission to open up factories wherever he desired within the Mughal India. So by 1620 to 1630 the expansion of Mughal power took place over Bengal and Odisha. Hence, the British were able to enter over Odisha in 1633.
रट्टा मत मारना, किताब में लिखा होता है पहली फैक्ट्री यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ. Connect the dots. See the greater picture of what is happening. Understood the context? समझ में आया? बालासोर 1633 में अंग्रेज गए, फिर 1658 में कब आए? डच आ गए सर. ठीक है, बात आगे चलाए. बालासोर में तो बालासोर अच्छा खासा चल रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सर. ओके. फिर एक दिन मराठाओं का ध्यान पड़ा, बोले ये जगह चांगली आहे भाऊ, कशा काय, कशा वाटला तुम्हा? कि भाई जगह बहुत बढ़िया है. कौन थे पेशवा? हु स्टार्टेड कलेक्टिंग द चौथ आउट ऑफ उड़ीसा एंड कलिंगा? बाजीराव वन के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव नाना साहेब. फ्रॉम 1740 to 1761 the Marathas went from Attock to Cuttack. Cuttack, so the region of Kalinga and the region of Odisha also included the Balasore. So the Marathas entered the Balasore region over a period of time. कुछ सालों तक मराठास ने वहाँ से चौथ उगराया. But then what happened at Panipat? Marathas lost. So after the Marathas lost, what it will lead to? It will lead to the entry of the East India Company. So from the period of 1760s to 1800, the British entered into Odisha. So it led to two rebellions in Odisha. One was the Bakshi Jagbandhu Paika rebellion, 1817. इसको कहते हैं द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन रिएक्शन. टॉपिक पढ़ते हो ना आप लोग? मैंने बताया ना आपको कि भाई एक ही थीम है जहाँ एक ही जगह के आजू बाजू में आपको विद्रोह देखने को मिले. और यही उड़ीसा के ऊपर जो सेकेंड रेबेलियन हुआ वो किसने किया? संबलपुर वीर सुरेंद्र साई. किसके कार्यकाल में होता है? किसके कार्यकाल में होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सुना? किसने किया था? अब तो सब पता चलता है. अच्छा, पैका रिबेलियन में कौन गवर्नर था? तो फिर इधर से कोई बोल दो यार, छोड़ो यार इन सबको. बनाया था पर मैं बोला आपकी बैटरी डाउन देखिए, मेरे को लगा कि थोड़ा कलम चलाता हूँ आपको. बोलो इधर से कोई बोलो. हु वाज द गवर्नर ड्यूरिंग द पैका रिबेलियन? बेंटिक, हेस्टिंग्स, मिंटो वन, हार्डिंग. अरे फेंका फेंक बदल. हलवा चढ़ गया लगता है सबको. घी 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 का बना हुआ होगा थोड़ा, मेरे को लग रहा है. थोड़ा दिमाग में ऐसा सुस्ती भर गई है. यही तो प्रॉब्लम है ना दोस्त. कनेक्टिविटी आप कभी बनाते नहीं हो, आप साइलोज में पढ़ते हो. बिकॉज यू स्टडी इन साइलो. इट वॉज द पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स. 1813 से 1823 के बीच में हेस्टिंग्स था. देखो मेरी अलार्म बज गई यहाँ पे, सॉरी माय बैड. 5 बजे का मेरा डेली प्लस क्लास होता है, इसके चक्कर में 4:28 को मुझे भी जाना पड़ता है नींद से. खैर, तो वी विल कम टू नो कि इसमें हेस्टिंग्स दिखेगा. समझे? बालासोर. तो दिस वॉज मेनली क्रक्स अबाउट बालासोर. अच्छा, एक और चीज़ बालासोर के बारे में. एक क्रांतिकारी थे जिनको बालासोर में पुलिस ने धर लिया. देन ही लॉस्ट हिज लाइफ. वेरी ग्रेट रिवॉल्यूशनरी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कौन थे? सचिन सन्याल. बाघा जतीन का नाम सुना किसी ने? बाघा जतीन वॉज कॉट बाय द ब्रिटिश. ही वॉज हर्ल्ड अप ड्यूरिंग दी इंडो जर्मन जिमरमैन प्लान. जिमरमैन प्लान पता है ना सबको? वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे जर्मन्स वर सपोज टू हेल्प अस अराउंड. और युगांतर ग्रुप और अनुशीलन ग्रुप के जो क्रांतिकारी थे, उसमें युगांतर के क्रांतिकारी बाघा जतीन बालासोर में फिर छुप गए थे, क्योंकि वहाँ से हथियार आने वाले थे. समझ गए? तो इतिहास में कुछ ऐसे थीम याद रखो. आज तो 3 ही जगह देखी थी या, और उसके बाद वी विल सी सम नेक्स्ट प्लेसेस नेक्स्ट टाइम. जुड़े रहेगा हमारे साथ. Experience was good, and this is the first in type which was organized based on academic and motivation, both are included in this. लेकिन यहाँ पर आके सीखने को मिला है, और सेशंस की तरह नहीं है कि मोटिवेट कर दिया है बच्चों को कि ऐसे करो वैसे करो.
पहाड़ पे चढ़ा दिया ऊपर मोटिवेशन करके, ऐसा कुछ नहीं था। This session was very fruitful as I have jotted down points, have learned some things, but here we have learned. It's a different. मतलब उन्होंने सिखाया, और ये हमने पहला सेमिनार देखा जो बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एंड वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो क्लासेस में पढ़ा है। An academy. Let's crack it.